हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पिरामिडीन के स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा था प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बाद बात आती है कि पिरामिडीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पिरामिडीन के स्ट्रक्चर बनने के पीछे रीजन क्या है कि पिरामिडीन का स्ट्रक्चर जो बनेगा उनकी संरचनाओं को हम देखने की कोशिश करेंगे तीन खंडों के रूप में। तो तीन खंडों के रूप में कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा आपका कौन, एक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, देखिए पिरामिडिन का स्ट्रक्चर है आपका, पिरामिडिन का स्ट्रक्चर है। तो इनमें आपको तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी संरचना में। पहला क्या? पहला तो देखने को मिलेगा साइटोसिन। क्या मिलेगा? साइटोसिन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमारा? थायमीन। थायमीन का स्ट्रक्चर। और तीसरा क्या देखेंगे हम लोग इसमें? यूडेसिल का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? यूडेसिल का, क्योंकि यूडेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो इनके भी स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे, अर्थात कि आज तीन स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं पिरामिडिन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो साइटोसिन के अंदर क्या मिलेगा, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? तो बेसिक चीजें उनके अंदर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेसिक स्ट्रक्चर याद करने का पहले याद रखिएगा कि हमेशा कार्बन के डबल बॉन्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सिर्फ उनको बैलेंस करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये कार्बन हो गए, कार्बन के डबल बॉन्ड से हमने स्टार्ट कर लिया। क्लियर है? अब इनको कार्बन को बैलेंस करने के लिए कार्बन, और इनको बैलेंस करने के लिए एक नाइट्रोजन, फिर इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक नाइट्रोजन, और इस दोनों नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक एक कार्बन आएंगे। क्लियर है? अब इस कंडीशन में जब स्ट्रक्चर बेसिक बन गया, तब बात किसकी आती है? तब बात आती है हम लोग को कि इनके अंदर नाइट्रोजनी क्षार जोड़ने की, अर्थात NH2 जोड़ने की। तो NH2 जुड़ जाएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? अब क्या बच गया कि अब इनके अंदर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, फिर तो इसको हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे, इसका ही पूरा हो जाएगा, नाइट्रोजन का ही पूरा हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर फिर दो चाहिए कार्बन को, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम अभिक्रियाशील समूह जोड़ देंगे। अब देखिए जितने जगह पे बैलेंस अब बच रहा है, अब उन बैलेंस को समझिए कि यहाँ पे अब कार्बन की जगह पे बैलेंस बच रहा है आपको, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन को एक जोड़ देंगे। यहाँ पे एक बैलेंस बच रहा है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे एक बैलेंस बच रहा है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से जो यह स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होगा? साइटोसिन का स्ट्रक्चर होगा। किसका स्ट्रक्चर होगा? साइटोसिन का स्ट्रक्चर इस रूप में हमारा बन के तैयार होगा। ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से हमें स्टार्ट करना है और डबल बॉन्ड से ये स्ट्रक्चर को हमें आगे लेकर जाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड से ये स्ट्रक्चर को क्या करना है? आगे लेकर जाना है, और उसी के बेस पे हम नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा इसमें एक अभिक्रियाशील समूह आपका जुटा रहेगा, और यही जब हम जाएंगे थाइमीन के अंदर, तो यह एक अभिक्रियाशील समूह था। अब यहाँ पे आने के बाद हमें अभिक्रियाशील समूह कितने हो जाएंगे? दो हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो इनका स्ट्रक्चर थाइमीन का कैसे बनेगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्बन के डबल बॉन्ड से। सबका बेसिक यही से स्टार्ट करेंगे। ये तरीका बता रहे हैं जिस तरीका से एग्जाम में आप ड्रॉ कर सकते हैं और जिनसे आपके एग्जाम में बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। तो मार्क्स आपका डिपेंड किस पे करेगा कि अगर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उनको समझा कैसे पाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपका साइटोसिन किस में पाया जाता है, थाइमीन किस में पाया जाता है, किसका क्या रोल है। क्लियर? तो पहले स्ट्रक्चर को समझिए। डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे आप, और यहाँ पे क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ेंगे और एक तरफ नाइट्रोजन को जोड़ेंगे। फिर इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन, और दोनों तरफ जब नाइट्रोजन है तो दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में कार्बन है। अब ध्यान समझिए कि अभिक्रियाशील समूह यहाँ पर सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पे अभिक्रियाशील समूह कितने रहेंगे? दो। तो एक इस कार्बन के पास अभिक्रियाशील समूह और एक ऊपर वाले कार्बन के पास अभिक्रियाशील समूह। क्लियर है आप लोग को? उसके बाद क्या है कि अब पहले वाले स्थान पे तो हमने क्या कर लिया? अभिक्रियाशील समूह को जोड़ दिया। अब पहले वाले स्टेज पे आ गया तो इस वाले नाइट्रोजनी क्षार को आगे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? तो नाइट्रोजनी क्षार को ट्रांसफर करेंगे तो कहां से निकलेगा? ये निकलेगा आपका यहां से, N और H2 हाइड्रोजन निकल गए दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया? इस कार्बन से निकल जाएगा। इस कार्बन का भी पूरा हो गया स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर बाकी रह रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। यहाँ पे की कमी रह रही है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बाकी रह रही है, तो यहाँ भी क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा बन के तैयार क्या हो जाएगा, थायमीन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। किसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, आपका थायमीन का स्ट्रक्चर बन के हमारा तैयार होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या, थायमीन का स्ट्रक्चर। थायमीन का स्ट्रक्चर अगर साइटोसिन का बनाने आ रहा है तो थायमीन का स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक अभिक्रियाशील समूह है। इसमें कितने हैं, सिर्फ एक अभिक्रियाशील समूह है। इसमें सिर्फ एक अभिक्रियाशील समूह है। ठीक है? और इसमें कितने हैं, इसमें दो अभिक्रियाशील समूह है। दो अभिक्रियाशील समूह है। क्लियर? इसमें दो अभिक्रियाशील समूह है। अब बात आती है कि एक अभिक्रियाशील समूह इसमें और इसमें दो अभिक्रियाशील समूह, लेकिन बात आती है कि थायमीन के जगह पर राइबोसोम्स में, अर्थात कि क्या कहते हैं, आरएनए में यह थायमीन तो पाया नहीं जाता है। थायमीन के जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो आखिर इनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या चेंजेज आएगा कि वह यूरेसिल का रूप धारण करेगा। तो उस कंडीशन को हम जरा समझने की एक बार कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बनाने का तरीका भी सेम होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड से इनको आपका क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन डालेंगे हम लोग, और इस दोनों नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए बीच में क्या चाहिए, कार्बन एटम चाहिए। तो ये यूरेसिल का बनेगा। अब क्या बात आती है कि इनके अंदर अभिक्रियाशील समूह कितने होंगे। तो देखिए थायमीन के अंदर कितने थे, दो अभिक्रियाशील समूह थे। तो इनके अंदर भी अभिक्रियाशील समूह कितने होंगे, दो अभिक्रियाशील समूह होंगे। क्लियर? उसके बाद क्या, अब जो बैलेंस बच गया, यहाँ पे नाइट्रोजन की आपकी सीट पूरी नहीं हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन को ले आइए। यहाँ पे नाइट्रोजन का पूरा नहीं हो, हाइड्रोजन को ले आइए। यहाँ कमी है, हाइड्रोजन को ले आइए। और यहाँ पे कमी है तो हाइड्रोजन को ले आइए। डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका C के पास NH2 बना था, अर्थात कि NH2 को हमने जोड़ा था, वहां पे आकर यूरेसिल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। किसके जगह पे, NH2 को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे, H को जोड़ेंगे, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। और यही स्ट्रक्चर आपका थायमीन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल में। अर्थात क्या, NH2 की एक जो श्रृंखला है वह यूरेसिल में थायमीन की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। थायमीन में NH2 एक ज्यादा होगा, लेकिन यूरेसिल में आपका एक कम हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, किसका, पिरामिडीन का स्ट्रक्चर। ये सभी स्ट्रक्चर किसका तैयार हुए, पिरामिडीन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्लियर है? अब पिरामिडीन का स्ट्रक्चर जब बन के तैयार हो गया तो आपको बनाने का तरीका ही पता हो गया कि डबल बॉन्ड से स्टार्ट करके और उनके साथ सिर्फ उनके अष्टक पूरा करते चले जाएंगे, हमारा जो स्टक है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हमने अगर बनाना सीख लिया कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बना जाता है, तो इनके आधार पे अब देखेंगे हम लोग कि आरएनए और डीएनए में क्या क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। जब हमने स्ट्रक्चर में देखा कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया, तो स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है तो कंफर्म है कि उनके गुणों में भी परिवर्तन होगा। ठीक है? उनके जो आपका बिहेव है उनमें भी परिवर्तन होगा। तो इस वजह से अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके व्यवहार में, डीएनए और आरएनए के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, तो उनको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिक रूप से आरएनए और डीएनए, इस दोनों में क्या खास अंतर हो जाती है। ठीक है? क्या जानेंगे हम लोग, आरएनए और डीएनए में अंतर। ठीक है? आरएनए और डीएनए में अंतर। तो देखिए इसमें क्या है, आपका आरएनए और एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, एन। एक तरफ हमारा आरएनए है और दूसरे तरफ क्या हमारा डीएनए है। अब दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है? देखिए इसके अंदर, आरएनए के अंदर जो संरचना होगी वो एकल संरचना होगी। एकल संरचना होगी।
लेकिन अगर डीएनए की बात कीजिएगा तो इसमें संरचना कैसी होगी, दोहरी संरचना होगी। द्विगुणित अवस्था में रहता है ना डीएनए, तो दोहरी संरचना होगी। और इसमें संरचना कैसी होगी, एकल होगी। अगर बात कीजिएगा आरएनए की, तो आरएनए वास्तव में कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। और कहां पाया जाता है, केंद्रिका के अंदर। अगर डीएनए की बात कीजिएगा तो डीएनए कहां मिलेगा, ये कोशिका द्रव्य मिलेगा। और कोशिका द्रव्य में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले जाइए। इसके अलावा लवक, कुछ लवक वगैरह में भी मिल जाएंगे, गोल्जिका में मिलेगा। इसके अलावा ये कहां पाए जाएंगे, केंद्रक में मिलेगा, केंद्रक में मिलेगा। स्थिति के आधार पे अब बात कीजिएगा कि इनका मेन काम क्या होता है, कि आरएनए जो होता है कभी कभी अनुवांशिक गुणों को लेकर जाता है। किसको लेकर जाता है, अनुवांशिक गुण को, अनुवांशिक गुण को ले जाता है। लेकिन क्या, कभी कभी की बात कर रहा है, कभी कभी ले जाता है, लेकिन मेन इसका रोल क्या है, लेकिन मुख्य कार्य क्या है इसका, लेकिन मुख्य कार्य की अगर बात करें तो मुख्य कार्य इसका है प्रोटीन को इकट्ठा करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना। प्रोटीन को क्या करना, संश्लेषित करना। क्लियर है। लेकिन अगर बात कीजिएगा डीएनए की, तो डीएनए का मेन रोल क्या होता है, कि अनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण करेगा। अनुवांशिक गुणों की हस्तांतरण, यानी अनुवांशिक गुणों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम किसका है, डीएनए का। क्लियर है। तो इस तरह से दोनों के कार्य हो गए। उसके बाद क्या होता है कि आपका डीएनए के अंदर आरएनए जो होता है वजन में इसका आणविक भार कम होता है, आणविक भार इसका कम होता है। लेकिन आपका डीएनए के अंदर आणविक भार कम कैसे होगा, तो हमने देखा था कि यूरेसिल जो होगा, यूरेसिल के अंदर NH2 के बजाय सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, तो उस कंडीशन में इतना वेट जो होगा वो घट जाएगा आपका। तो यूरेसिल में आपका जब एक श्रृंखला, एक संरचना में इतना ज्यादा वेटेज में अंतर आएगा, कितना लगभग वेटेज में अंतर आ जाएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है, लगभग आपका 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 मान लीजिए, यानी कि 15, एक में आपका लगभग 15 परमाणुविक भार अगर कम हो जाएगा, ठीक है, अगर 15 यूनिट कट जाएगा आपका, तो उस कंडीशन में समझ सकते हैं उनकी लंबी लंबी श्रृंखला होती है, कितना ज्यादा वेटेज घट जाएगा। तो उस कंडीशन में इनका आणविक भार जो होगा आरएनए का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर डीएनए का देखिएगा तो यहाँ पे NH2 का कंडीशन है, तो इस कंडीशन में इनका जो आणविक भार है, इनका जो आणविक भार है वह अधिक हो जाता है। आणविक भार क्या हो जाएगा हमारा, अधिक हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि आरएनए की, तो आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से, तो इनमें पाया जाता है एक एम आरएनए, एम आरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। एक होता है टी आरएनए, अर्थात कि ट्रांसफर आरएनए भी होता है, और एक होता है आर आरएनए। ठीक है, 3 प्रकार मिलेंगे हमें, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। 3 प्रकार मिलेंगे किसके, आरएनए के। लेकिन अगर इस साइड में आइएगा डीएनए का, तो डीएनए का सिर्फ एक ही प्रकार होता है, एक ही प्रकार होता है मुख्य रूप से। हालांकि आपको आगे पढ़ना पड़ेगा डीडीएनए, यानी डीएनए के भी प्रकार पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वो डीएनए के प्रकार के रूप में नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी में सिर्फ चेंजेस की वजह से होंगी। इसलिए मुख्य रूप से डीएनए एक ही प्रकार के मिलेंगे, लेकिन आरएनए की क्वालिटी जो कि 3 फॉर्म में, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए, 3 फॉर्म में आपको आरएनए का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा।
तो आशा है कि क्लियर हो गया होगा कि डीएनए और आरएनए में मेन क्या अंतर होगा आपका। इसके बाद अगर दोनों में अंतर कीजिएगा तो आपका ये पता है, आपका ये वाला पार्ट नहीं पता, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, दिख रहा है नीचे। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक बेस में अर्थात कि पिरामिडिन में क्या होगा, थायमीन के जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। थायमीन के जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। थायमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। और इस कंडीशन में अगर देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थायमीन की जगह पे यूरेसिल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्यूरिन या पिरामिडिन में कोई स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कि पिरामिडिन में, यहाँ पे पिरामिडिन में साइटोसिन और थायमीन ही रहते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमने कुछ आपका डिफरेंस करने की कोशिश की है स्ट्रक्चर के आधार पे, क्योंकि आणविक भार हमें कब निकलेगा, जब हम उसका यूरेसिल वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। उनके स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, जब हम उनका संरचना बना के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपका NH2 की जगह पे हाइड्रोजन है, तो नाम भी बदल जाएगा। एक जगह यूरेसिल हो गया जिसमें NH2 रहेगा, उसे हमने क्या कह दिया, थायमीन। और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन रहा उसका नाम हमने क्या दे दिया, यूरेसिल नाम दिया। तो स्ट्रक्चर के बेस के आधार पर हम देख सकते हैं कि आरएनए और डीएनए में इतने सारे डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग जानेंगे इनके बारे में, खास तौर से अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे की संरचना में हम लोग जानेंगे कि डीएनए का खोज क्या हुआ और डीएनए के बारे में चर्चा पहले इनकी कैसे सेटअप होती। यहाँ तक क्लियर है सभी किसी को? अगर क्लियर है तो अब डीएनए के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में इंडिविजुअल। इन दोनों में डिफरेंस थे जिनकी चर्चा करना उनके स्ट्रक्चर के आधार पे जरूरी था। और एग्जाम में कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ भी देता है कि बताइए आरएनए और डीएनए में डिफरेंस करें। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो उनमें क्वेश्चंस मिलेगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर करें। तो डीएनए और आरएनए में अंतर आपने क्लियर कर सकते हैं आप आसानी से। यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो आप स्ट्रक्चर से भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कहानी जानेंगे हम लोग को डीएनए की, इसकी कहानी जानेंगे, डीएनए की कहानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो डीएनए की कहानी अगर थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, ज्यादा डीप नहीं, थोड़ा सा भी जानना। ठीक है। तो डीएनए की बात की जाए तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विल्किंस। क्या नाम था उनका? उनका नाम था विल्किंस। विल्किंस ने सबसे पहली बार डीएनए के स्ट्रक्चर पे चर्चा किया और डीएनए के बारे में इन्होंने जानने की कोशिश करी। इन दोनों के जानने की कोशिश में दौरान ये कहा इन्होंने कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। तो कहा भाई कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? तो कहता ही है कि वास्तव में अगर उनकी बेस के हिसाब से देखें, उनको अगर संतुलित करने के हिसाब से देखें, तो कहता है कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ बैलेंस करेगा एक समान, और आपका एडेनिन किसको बैलेंस करेगा, थायमीन को बैलेंस करता है। ये विल्किंस का अपना विचार था। इन्होंने कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जितना प्रयोग किया था उनके आधार पर यह बात कहा कि ग्वानिन साइटोसिन को और एडेनिन थायमीन इन दोनों को बैलेंस करेगा। क्लियर है? किसने बताया? विल्किंस ने बताया। अब इनसे ज्यादा आगे का प्रयोग करने की बात आई तो आगे इनसे ज्यादा प्रयोग हुआ नहीं, इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई नहीं। अब क्या हो गया कि ग्वानिन और साइटोसिन की और एडेनिन और थायमीन, इन चारों की जब बेसिक चीजें जब क्लियर कर दिया विल्किंस ने, तो इन्हीं के आधार पर इनके दो फ्रेंड हुए आगे चल के। एक का नाम था क्या, वाटसन, और दूसरा का नाम था क्रिक। ठीक है। दो फ्रेंड थे, एक वाटसन और एक क्रिक। ठीक है। वाटसन और क्रिक ने इनके जो ये खोज थे, इन खोज को इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। और इन दोनों ने आगे बढ़ाकर इन्होंने बताया, वाटसन और क्रिक ने बताया
कि जो डीएनए की संरचना होगी, डीएनए की जो संरचना होगी वह द्विकुंडलित रूप में रहेगी। किस रूप में रहेगी? द्विकुंडलित अवस्था में, द्विकुंडलित अवस्था में पाई जाएगी। कौन बताया भाई? वाटसन और क्रिक ने इस बात को क्लियर किया कि जो डीएनए की संरचना बन के तैयार होगी वो किस अवस्था में होगी? द्विकुंडलित अवस्था में होगी। और इन बातों को पेश करने के लिए उन्होंने प्रयोग भी किए। अब जिनके आधार पे जब प्रयोग किए तो प्रयोग में यह साबित हो गया कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित अवस्था में होगी। पूरी दुनिया ने समझा कि भाई वाटसन और क्रिक ने वास्तविक रूप में खोज किया। हालांकि विचार किनका था? विल्किंस का था। लेकिन साइंस कहता है कि सोचा किसने, देखा किसने, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रूव किसने किया, साबित किसने किया, सिर्फ उसी से मतलब। तो साबित सबके सामने किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। इसलिए वाटसन और क्रिक को डीएनए की संरचना और द्विकुंडलित अवस्था के आपके इस क्रिया के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया। इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया। समझ सकते हैं कि विचार किसी और का था लेकिन ये प्रूफ सिर्फ इन्होंने किया। और ये वाटसन और क्रिक दोनों क्या थे? प्रोफेसर थे। दोनों क्या थे? प्रोफेसर थे। और दोनों दूसरे के फ्रेंड प्रोफेसर थे। और किस पे क्या कहा के थे? तो आपका कैम्ब्रिज का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, कहाँ के प्रोफेसर थे दोनों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड कहते हैं वाटसन और क्रिक। और इन्होंने इस डीएनए की संरचना को, द्विकुंडलित संरचना को एक प्रयोग के माध्यम से इन्होंने अपना मॉडल पेश किया। और इनका मॉडल सबके सामने आया। सभी ने क्लियर कर लिया कि भाई की डीएनए की संरचना द्विकुंडलित अवस्था में होती है। और इन्हीं के अंदर अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं जिनके वजह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या जा रहा है? गुणों का आपस अंतरण होता है। तो इस वजह से इनके प्रयोग के आधार पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया। ठीक है, क्लियर? अब कहा कि इन्होंने कहा कि हमने जो आपका डीएनए की संरचना द्विकुंडलित बताई तो इनके कुछ लक्षण बताए। इनके कुछ लक्षण बताया कि द्विकुंडलित के अंदर क्या क्या लक्षण होंगे, अर्थात डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर क्या होंगे। ये अपने प्रयोग, अपने मॉडल को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो कुछ इन्होंने विचार दिए कि कैसी कैसी संरचना हमने देखी है, उनके बारे में जानते हैं। तो वाटसन और क्रिक को क्या क्या संरचना देखने को मिली थी वो समझिए। पहली बात, वाटसन और क्रिक क्या कहते हैं कि ये क्या होंगे कि एक दूसरे के पूरी तरह समांतर होंगे। ये द्विकुंडलित होगा, कह रहा है कि दोनों जो कुंडली होंगे वो प्रति समांतर होंगे, यानी एक दूसरे के समांतर होंगे। और क्या उसमें एक बिंदु जो होगा वनिष्ठ, एक बिंदु क्या होगा? वनिष्ठ, वनिष्ठ होगा। अब भाई ये क्या कह रहा है? तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका इस रूप में कुंडलित अवस्था में। ये लगभग समांतर होंगे लेकिन एक पॉइंट जहां पे होगा वहां पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। तो वह कह रहा है कि ये दोनों लगभग लगभग समांतर होते हैं लेकिन उसमें एक बिंदु जो होता है उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है एक बिंदु जहां पे वो दूसरे से मिलते हैं। मतलब कि ये दोनों ज्वाइंटेड है, दोनों स्वतंत्र है, लेकिन एक पॉइंट होगा जो कॉमन होगा जहां पे दोनों मिलते हो। क्लियर है? पहला केस। दूसरा केस क्या कह रहा है कि वास्तव में यह जो बनेगा यह वास्तव में फॉस्फेट और शर्करा का बना, फॉस्फेट और शर्करा से बन के तैयार, फॉस्फेट और शर्करा की वजह से बनेगा। तो हमने पहले क्लियर कर लिए कि फास्फोरिक अम्ल और शर्करा से डीऑक्सी शर्करा मिलेगा। तो इन्हीं के बेस पर क्लियर हुआ था कि फॉस्फेट और शर्करा से बना है। इन्होंने भी बात कही। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि इनके अंदर जो कार्बन होंगे वह 5 और 3 के रूप में रहेंगे। ठीक है, 5 और 3 के रूप में व्यवस्थित होंगे, और उन्होंने एक और बात कही इसी में कि जो इनके अंदर 5 और 3 के लेयर में रहेंगे ये दोनों में एक दूसरे के विपरीत रहेंगे।
एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। कैसे रहेंगे? मान लीजिए कि एक कुंडली में 5 के समक्ष तीनों, 5 के सामने तीनों, ठीक हो। तो दूसरे कुंडली में क्या होगा? दूसरे कुंडली में 3 के समक्ष 5 होगा। मतलब क्या? यह डिपेंड करेगा कि पहले में अगर 5 पहले आ रहा है 5 कार्बन वाले, तो 3 कार्बन वाले बाद में, और जिसमें 3 पहले आ रहा है 5 बाद में, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे, यानी एक जैसा नहीं होगा। एक कुंडली में 5 3 का, तो दूसरे कुंडली में 3 5 का स्ट्रक्चर आपका होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या कहते हैं कि इनके बीच कहता क्या है? पांचवा नंबर केस, पांचवा केस क्या कहता है कि इनके अंदर क्या होंगे कि डीएनए जो होगी यह कुंडलीकरण आपकी दक्षिणावर्त होगी। डीएनए जो होगी किस रूप में होगी? दक्षिणावर्त होगी। दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझते हैं आप लोग, राइट हैंडेड साइड में, और दाहिने साइड में आपकी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है घड़ियां। तो आपका क्या दक्षिणावर्त और वामावर्त दो जानते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त आपका यह आपका व्यवस्थित रहता है, यानी इस रूप में व्यवस्थित रहेगा। मतलब 5 और 3 की चर्चा में ऐसे करेंगे, 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फिर इसके जगह पे 5 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो ये दक्षिणावर्त का ऐसे केस रहेगा, 5 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे। तो इस रूप में यह कुंडलित होगी दक्षिणावर्त कंडीशन। क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है कि इनके अंदर प्यूरिन और पिरामिडिन एक दूसरे के सामने रहेंगे, एक दूसरे के प्यूरिन और पिरामिडिन एक दूसरे को संतुलित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को संतुलित करेंगे। 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए, तो एक दूसरे को कैसे करेंगे संतुलित? तो इसमें देखिए कहता है प्यूरिन पिरामिडिन को संतुलित करेगा। प्यूरिन क्या करेगा? पिरामिडिन को संतुलित करेगा। भाई कैसे संतुलित करेगा? तो इसमें क्या होगा, जो एडेनिन होगा, एडेनिन संतुलित करेगा किसको? साइटोसिन। ठीक है, और जो आपका ग्वानिन है यह संतुलित किसको करेगा? थाइमिन को। यानी एक दूसरे के समक्ष होगा एडेनिन साइटोसिन को, और ग्वानिन थाइमिन को एक दूसरे के साथ अटैच करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपका हमने बताया था कि प्यूरिन के अंदर 2 लेयर है, 2 लेयर वाला में फंसा रहता है, और साइटो आपका पिरामिडिन वाला में सिर्फ एक ही लेयर वाला में रहता है। तो ये दोनों बैलेंस करेगा, इसलिए एडेनिन साइटोसिन के साथ और ग्वानिन यहाँ पे किसके साथ? थाइमिन के साथ। यानी एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर दूसरे के पिरामिडिन, ध्यान से समझिए, ये पहला स्ट्रक्चर है, तो इसमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें प्यूरिन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्यूरिन। तो ठीक इसके समक्ष यहाँ पे क्या मिलेगा? पिरामिडिन मिलेगा। क्या मिलेगा? पिरामिडिन। अगर मान लीजिए प्यूरिन का यहाँ पे एडेनिन आ जाता है, तो वहां पे क्या मिलेगा? पिरामिडिन का साइटोसिन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर प्यूरिन का ग्वानिन मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आपका थाइमिन मिल जाएगा पिरामिडिन का। तो इस तरह से स्ट्रक्चर एक दूसरे को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। प्यूरिन और पिरामिडिन को संतुलित करेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर बात कीजिएगा 7वां केस की बात, तो 7वां केस क्या करता है कि इनके बीच में ध्यान रखिएगा, इनका जो ट्विस्ट होता है, जो घुमाव होता है, जो एक दूसरे पे घूमेंगे, यह 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम की आपकी दूरी के हिसाब से घूमते हैं, ट्विस्ट करते हैं एंगल पे 36 एंगस्ट्रम की। ठीक है, एंगस्ट्रम जनरली घन कोण को बताता है, तो 36 आपके क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम पर घूमेंगे। अब 34 एंगस्ट्रम में क्या होते हैं? इनके बीच में 10 पेयर होते हैं। कितने जोड़े होंगे? 10 जोड़े होंगे। ध्यान से समझिएगा, 10 जोड़े होंगे। अब 10 जोड़े होंगे तो समझिए कि एक जोड़ों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रम है और 10 जोड़े हैं, तो 10 इसमें डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक जोड़ा में कितना एंगस्ट्रम का डिस्टेंस मिलेगा? ठीक है, तो प्रत्येक जोड़ा में कितना का मिलेगा आपको? प्रत्येक जोड़ा में 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इनकी आपकी जो ट्विस्ट होगी, जो घुमाव होगा, वो कितना एंगस्ट्रम पे होगा?
34 एंगस्ट्रम। ध्यान से समझिएगा, इनका जो घुमाव होगा, जो ट्विस्ट होगा, जिसपे घूमेगा ऐसे, मान लीजिए कि दो चीजें और दोनों चीज पॉइंट पे घूमेगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगस्ट्रम रहेगा? 34 एंगस्ट्रम। और इन 34 एंगस्ट्रम में कुल कितने जोड़े रहेंगे? 10 जोड़े घूमे रहेंगे। कितने जोड़े घूमेंगे? 10 जोड़े। तो प्रत्येक जोड़ा में कितना एंगस्ट्रम का घुमाव होगा? तो वो होगा 3.4 एंगस्ट्रम। कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रम। क्लियर है आप लोग को? तो ये ट्विस्ट था। इसमें आप 8वां पॉइंट ये देखेंगे, पॉइंट नंबर 8 ये देखेंगे कि इसके अलावा दोनों कुंडली के बीच, दोनों कुंडली के बीच 20 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। कितनी की दूरी होगी? 20 एंगस्ट्रम की दोनों कुंडलियों के बीच में जो दूरी होगी, यह क्या होगी? 20 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। इस वजह से क्या होता है कि दो जो प्यूरिन होते हैं एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं। इनके दोनों कुंडली जो होंगे आपस में जुड़ेंगे तो दोनों प्यूरिन वाला कुंडली एक साथ इसलिए नहीं जुड़ पाता है क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? 20 एंगस्ट्रम की है। इस वजह से दो प्यूरिन या दो पिरामिडिन आपस में नहीं जुड़ पाते। पिरामिडिन आपस में नहीं जुड़ेंगे, आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये इनके प्रयोग के आधार पे हम लोगों ने देखा, वाटसन और क्रिक के प्रयोग के आधार पे हम लोगों ने टोटल 8 पॉइंट निकालकर हमने सामने किया आपके लिए। ठीक है, पहला क्या था कि दोनों कुंडली प्रति समांतर होंगी, उसमें एक बिंदु जो होगा उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, उसके बाद ये फास्फेट और शर्करा से बना होगा, फास्फेट से और शर्करा से बना होगा। कार्बन जो होगा 5 और 3 के रूप में व्यवस्थित होंगे। एक कुंडली में मान लीजिए 5 3 के तरफ होगा तो दूसरे कुंडली में 3 5 की तरफ, यानी एक दूसरे के कंप्लीट विपरीत। ठीक है, उसके बाद ये घुमा हुआ होगा दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, छठे नंबर में कहता है कि इसका प्यूरिन जो होगा पिरामिडिन को संतुलित करेगा और पिरामिडिन प्यूरिन को संतुलित करेगा। जैसे एडेनिन साइटोसिन को, तो ग्वानिन किसको? थाइमिन को संतुलित करेगा। आप जरा ध्यान रखिए कि इनके 10 जोड़े इसमें शामिल होते हैं और 10 जोड़े में आपका जो इनके बीच में जो ट्विस्ट होता है, जो घुमाव होता है, जो घुमाव होगा वह कितना एंगस्ट्रम का होगा? 34 एंगस्ट्रम का होता है। तो 10 जोड़े का घुमाव 34 एंगस्ट्रम का होगा तो एक जोड़े का घुमाव कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रम। ये घुमाव आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब इसके अंदर पैकेजिंग करेंगे, डीएनए जब पैकेज होगा तो उस कंडीशन में हमें इसी डिस्टेंस के आधार पे हम निकाल पाएंगे कि वास्तव में हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है इनके बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, कंप्लीट गैप, वो निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका? 10 जोड़े रहते हैं तो एक जोड़े के बीच का डिस्टेंस हमें कितना निकल जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रम का। वास्तव में दो कुंडलियों के बीच की दूरी जो होती है 20 एंगस्ट्रम की होती है। इस वजह से ना दो प्यूरिन और ना ही दो पिरामिडिन आपस में जुड़ पाते। क्लियर है? तो ये था हमारा वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल। ठीक है, कल हम लोग जानेंगे डीएनए की कुंडली संरचना की पैकेजिंग कैसे की जाती है। इन पे चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।